सो दोस्तों आज के पेपर एकदम फटाफट देख ले। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को दोस्तों आज के पेपर को देखना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है भाई। आइए सर आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या को संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से भाई। तो मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए दोस्तों, कैसे उत्पादन करें। चयन की समस्या की बात करें तो बताएंगे सर कैसे उत्पादन करें। समझ गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों सारे क्वेश्चनों को कंप्लीटली आप लोग देख लेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या है। देखिए दोस्तों, मानवीय आवश्यकता हमारा जो भी आवश्यकता है उन सारी आवश्यकताओं को दोस्तों संतुष्ट करने की अगर कोई काम होती है ना भाई, वो हमारा यूटिलिटी करता है, यानी हमारा उपयोगिता करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि उपभोक्ता, और एक बात बताऊं, घबराना नहीं है भाई। मैंने जितना आप लोगों को बताया हूं, यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक देख लिए ना, अरे एग्जामिनर के अंदर में ताकत नहीं है मेरे भाई कि इससे बाहर पूछ ले भाई। हाँ, शर्त है कि सारा लेक्चरों को दोस्तों आप लोग देख लेंगे, इसलिए मैंने एक सेपरेट सा प्लेलिस्ट बना दिया 2026 का। तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारा क्वेश्चन को एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले देख लेना भाई, ठीक है ना। तो उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादक किसने किया था, तो बताएंगे सर हमारा हिग्स चचा ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर, याद रखिएगा हमारा हिग्स चचा ने किया था भाई, हिग्स और एलन ने किया था। अगला हिस्सा निम्नलिखित को प्रदर्शित करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दोस्तों एक्स अक्ष के समांतर अगर रहे तो एक्स अक्ष के समांतर में हमारा पूर्णतः लोचदार होगा भाई। क्या होगा, पूर्णतः लोचदार होगी भाई, ठीक है। जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन में अगला हिस्सा है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है। मतलब मेरा इनकम कितना भी बढ़ जाए ना, लेकिन उस वस्तु का दाम मेरे सॉरी उसे हम लोग चयन ही नहीं करेंगे, उस वस्तु को हम लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो बोल देंगे सर घटिया वस्तु। क्या मेरे भाई, घटिया वस्तु। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे भाई। दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म कंडीशन की बात कर रहा है। पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल का 3 अवस्था होता है, बढ़ेगी, स्थिर रहेगा, घटेगी। मैंने आप लोगों को बताया था भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला हिस्सा उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए कि उत्पादन फलन बहुत सारे वस्तुओं को उत्पादन करेंगे, तो कभी यहाँ पे ABCD लिखा रहेगा, तो कभी यहाँ पे JKLMN लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर देगा सर, क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला, किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत अगर 60 रुपया भाई, उस वस्तु की 10 इकाई को औसत स्थिर लागत है भाई, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा औसत लागत, तो बताएंगे सर 6 रुपया हो जाएगा भाई। कितना, 6 रुपया हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, मुस्कुराकर बोलिए 6 रुपया। दो समान उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करते भाई। दो समान उत्पाद है भाई, इसकी दूरी को व्यक्त करता है हमारा उत्पादन स्तर में परिवर्तन। क्या बोलेंगे सर, हमारा किसमें व्यक्त करता है, उत्पादन स्तर में परिवर्तन। किसमें मेरे भाई, उत्पादन स्तर में परिवर्तन। अगला है सर, फॉर्मूला पूछा गया सर, आप सभी को मैंने बताया था कि टीसी का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको सही फॉर्मूला को चयन करना भाई। तो बताएंगे सर TBC इक्वल टू TC माइनस TFC, और इसे हम लोग वैसा भी लिख सकते हैं भाई, TC इक्वल टू TFC प्लस TBC, इसे हम लोग वैसा भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सर, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता भाई। उत्पादन के मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, तो बताएंगे सर वो आपका हो जाएगा कुल स्थिर लागत में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा भाई, ठीक है। औसत लागत वक्र का आकार होता है भाई, आपसे पूछा गया है, जो हमारा औसत वक्र का जो आकार होती है दोस्तों, वो हमारे याद रखेगा यू आकार जैसा होता है भाई। क्या, यू आकार जैसा, यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं इस प्रकार होगा भाई, ठीक है, यू आकार जैसा। किस बाजार में AR और MR दोनों इक्वल होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और मैंने आप लोगों को पहले कहा हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हर हाल में आएगा भाई। आपकी स्क्रीन पर अगला हिस्सा, निम्न में से किस बाजार में विविधीकृत वस्तु का उत्पादन होता है। विविधीकृत का मतलब होता है अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होती है, तो बताएंगे सर एक अधिकार बाजार में। अक्सर हम लोग मॉल जाते हैं और मॉल में देखिएगा दोस्तों विभिन्न प्रकार के हमें सामान मिलती है भाई। फॉर्म के संतुलन के मूल्य शर्त क्या है, फॉर्म अगर बैलेंस रखना चाहता है भाई, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होना चाहिए, तो बताएंगे सर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए भाई। याद रखिएगा एवरेज रेवेन्यू सॉरी मतलब मार्जिनल कॉस्ट और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होना चाहिए भाई, तो बोलेंगे सर हमारे इक्वल होनी चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अगर आपका इक्वल होती है तो हम बोल सकते हैं फॉर्म क्या है, याद रखिएगा बैलेंस पे है भाई। आपकी स्क्रीन पे
अगला है सर कि पूर्ति अपने लिए मांग का स्वयं सृजन करती है। ये बात किसने कहा था भाई? जेबीसी ने कहा था। किसने कहा था? मुस्कुराकर बोलेंगे सर, ये बात कहने वाला था हमारा जेबीसी। मैं जल्दी जल्दी बता रहा भाई क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम है भाई, ठीक है। चलिए, एक मुश्त मतलब सभी, एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, पूर्ति कम हो जाएगी, सरकार टैक्स बढ़ाएगी, हम लोग बनाना बंद कर देंगे भाई, याद रखिए भाई, समझ रहे दोस्तों। तो हमारा पूर्ति क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है दोस्तों। आखिर हम लोग बाजार मूल्य को किस में परिभाषित करते हैं भाई? तो बाजार मूल्य को दोस्तों हम लोग अल्पकाल के बाजार में परिभाषित करते हैं। अधिक की मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्तित होती है भाई। बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 है सर, अधिक की मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है भाई। अधिक की मांग मतलब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड होती है वो हमारा वृद्धि होने का है भाई। क्या? वृद्धि होने का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तरह जगह सर क्या? बी आपका राइट आंसर होगा। अगला, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, जो हमारा प्राइस है उस बिंदु पर हमारे निर्धारित होती है जहाँ पे वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो भाई। क्या बोलेंगे सर? वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों क्या हो भाई? बराबर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात है सर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक मेरे दोस्तों प्रकाशन हुई थी 1936 में। लिखने वाला कौन था भाई? जे.एम. कीन्स से भाई। जे.एम. कीन्स, जे.एन. नहीं भाई, जे.एम. कीन्स। जीएनपी और एनपी में क्या संबंध है भाई? आपसे 22 पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है? तो बताएंगे सर एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस घिसावट, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तरह से सर क्या? बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है सर कि स्टॉक चार्ट का एक उदाहरण है भाई। स्टॉक, आप एक बताइए, स्टॉक मतलब दोस्तों हमारा स्टॉक करके हम लोग रख सकते हैं। तो पूंजी को हम लोग स्टॉक करेंगे भाई। क्या? पूंजी को हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं भाई। क्या? पूंजी को हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं भाई, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है भाई? तो बताएंगे सर दोहरी गणना, याद रखिएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई है दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्या है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में याद रखिएगा 5 मार्क्स का आएगा भाई। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस वस्तु का निर्माण गेहूं के एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो बताएंगे सर ब्रेड, चपाती, बिस्किट। हमारा ऑप्शन नंबर क्या जगह? डी। मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तरह से सर क्या? डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? राइट ब्रदर्स। किसने कहा था? राइट ब्रदर्स। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है भाई? तो याद रखिएगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन हर हाल में आएगा, 5 मार्क्स का भी आएगा, 3 मार्क्स का भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा। इसका स्थापना हुआ था मेरे भाई कब? तो बताएंगे सर 1 अप्रैल 1935 में। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, इसे याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। अगला, केंद्र बैंक का मुख्य कार्य क्या भाई? तो बैंकों का बैंक है भाई। क्या? नहीं मेरे भाई। नोट जारी करता है? क्या? नहीं। केंद्र में सरकार का बैंकर का एजेंट है? क्या? यानी 29 में आपको बताना हो दोस्तों। तो बताएंगे सर बिल्कुल मेरे दोस्तों केंद्र बैंक। केंद्र बैंक का मतलब होता है दोस्तों हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए बी सी दोनों क्या होगा भाई? सही होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई? तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। उपभोग फलन यानी सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई में स्वायत्तता उपभोग है भाई। स्वायत्तता उपभोग की बात करें और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमारा ए होगा स्वायत्तता उपभोग, ठीक है, याद रखिएगा। मंदी, भारत में दोस्तों पूरे विश्व में पहली बार मंदी कब आया था? खतरनाक मंदी 1929 में, याद रखिएगा, जिसे हम लोग महामंदी के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है ना। आइए, तो मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है भाई? तो रोजगार और उत्पादन का स्तर गिर जाता है भाई, तब दोस्तों हमारा मंदी आती है भाई। रोजगार और उत्पादन का स्तर जब हमारा गिर जाता है तब हमारा मंदी आती है भाई, ठीक है। चलिए, आपके स्क्रीन में दोस्तों यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीएस का मान अगर 0.2 है तो गुणांक का मान कितना होगा? तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, गुणांक का मान पूछा गया है। याद रखिए दोस्तों, के बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1/MPS। क्या होता है भाई? MPS। तो के बराबर 1/MPS का वैल्यू दिया 0.2, पॉइंट काटेंगे 0, काटेंगे तो 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? बी। नंबरिकल का मैंने दोस्तों 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का सारा नंबरिकल मैंने आप लोगों को करवा चुका हूं भाई। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स उस नंबरिकल के क्वेश्चनों को नहीं देखे हैं ना भाई, हाथ जोड़कर विनती करता हूं
नंबरिकल के क्वेश्चनों को आप लोगों को हर हाल में देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबरिकल का क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। इसीलिए मैं सेपरेट से एक प्लेलिस्ट बना दिया भाई। निवेश गुणांक का 2 फॉर्मूला होता है भाई, याद रखिएगा। निवेश गुणांक का 2 को नहीं भाई बल्कि 4 को फॉर्मूला होता है। एक होता है सर आपका के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, एक होता है सर के बराबर डेल्टा एस बटा डेल्टा आई, याद रखिएगा भाई, ठीक है। इसे आप लोग याद रखना भाई, सॉरी डेल्टा, हाँ जी भाई सही है मेरे भाई, आई और बच्चा, ठीक है। तो याद रखिए मेरे भाई, इसका 4 फॉर्मूला है, 2 आप तो देख ही रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूला, इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन में 34 है सर, फटाफट देखिए। निवेश के निर्धारक घटक कौन सा भाई? निवेश का मतलब होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा है। तो पूंजीगत सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से प्रत्यक्ष कर, जैसे मेरे दोस्तों प्रत्यक्ष कर के बारे में बात करेंगे तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही दोस्तों आपके एग्जाम में आएगी भाई। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई आएगी, इसलिए ध्यान से देख लेंगे। मैं बहुत साधारण भाषा बताया हूं। तो अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन है? उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है भाई? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर हमारा राजस्व घाटा। और मैं आपको बताना चाहूंगा बजट किसे कहते हैं और बजट के कितने प्रकार होते हैं, जैसे घाटे का बजट, आदि के बजट, संतुलित बजट, एकदम दोस्तों आपके पेपर में 100% छपेगी भाई, इस बात को याद रखिएगा भाई। जैसे मैंने आपको कहा ना कि केंद्रीय बैंक का क्या क्या काम है, व्यापारिक बैंक का क्या क्या काम है, बताए थे ना यहाँ, ऐसे हो ना, मांग का नियम क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, जैसे बताए थे आपके एग्जाम में वैसे ही आएगा। मैं सब कुछ बता चुका हूं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा भाई, ठीक है। 37 विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है भाई। विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होती है दोस्तों, वो आपसे पूछा गया कि कैसे होता है। विदेशी विनिमय दर बाजार मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इसी चैनल पे शाम को 5:30 बजे आप लोगों का दोस्तों याद रखिएगा आंसर की अपलोड हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इस चैनल को पकड़ के रखिए। आप लोगों को एग्जाम देने के बाद पता चलना चाहिए कि मैंने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया, नंबरिकल जो क्वेश्चन आया था वो मैंने सही से बनाया या नहीं, मेरा आंसर सही था या नहीं, वो सारा चीज़ को दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा भाई, समझे मेरे बात को। चलिए याद रखिए 38 व्यापारिक संतुलन का अर्थ क्या होता है भाई? बताए मेरे भाई, व्यापारिक संतुलन का अर्थ क्या है भाई? 30 याद रखिए, 38 पूछा गया व्यापारिक संतुलन का अर्थ क्या है? वस्तु के आयात एवं निर्यात, क्या बोलेंगे सर? वस्तु के आयात एवं निर्यात, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? तो चालू खाते का घटक के बारे में बोला गया भाई, तो बोलेंगे सर वस्तुओं का निर्यात, क्या बोलेंगे सर? वस्तुओं का निर्यात। अगला है सर क्वेश्चन में नेक्स्ट सर, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है भाई? ठीक है, तो मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों का चैनल का नाम दिया गया भाई, मेरे बात को गौर सुनिए। व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया चैनल बनाया गया भाई, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। करने से क्या फायदा, गौर से सुनिए। एग्जाम से पहले दोस्तों अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को पता होगा दोस्तों बोर्ड हैकर के नाम से मुझे जाना जाता है, नहीं पता है तो अपने सीनियर से पूछेगा, अगर आ गया तो दोस्तों उसी चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल के रखा है भाई, ठीक है ना। तो भुगतान संतुलन में असंतुलन का कौन सा कारण है भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है भाई? तो व्यापार चक्र, क्या बोलेंगे सर? हमारा व्यापार चक्र इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से जाइए भाई, एग्जाम में घबराना नहीं है, बहुत ही आसान एग्जाम होगी एकदम दोस्तों, थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगेन बेस्ट ऑफ लक।